Welcome to CUET.pro, India's only CUET prep engine. We'll start with chapter of electrostatics. So पहले मैं आप लोगों को एक चैप्टर प्लान बताना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी तक हमने CBSE की प्रिपरेशन की है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्टिव. ओके, एंड ये भी जो प्रिपरेशन है कॉम्प्रिहेंसिव तो है ही, एंड देन हम सब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हुए ऑब्जेक्टिव डिलीवरी पर फोकस करेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद द चैप्टर प्लान दैट बेसिकली डील्स कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि चैप्टर जो आपका कंसर्निंग स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड. ओके, एंड विल डील कि जैसे कि कितने न्यूमेरिकल काइंड के क्वेश्चंस है, क्या वेटेज है उनका स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ, देन ग्राफिकल काइंड के क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, एंड देन न्यूमेरिकल हो गए, ग्राफिकल हो गए, कुछ एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो जस्ट एट लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग एट ऑल. तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि एनालिसिस आपको दिखाएगी कि 25%, 15% विद रिस्पेक्टिव टॉपिक्स क्या उसका वेटेज आ रहा है. जैसे कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को पूरा एक स्लॉट वाइज डिवाइड किया है, डायरेक्टली मैपिंग इट विद द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड. ओके, जैसे कि आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है स्पेसिफिकली डिस्कस करता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर इसका फोकस एरिया रहा है, जो कि मोस्टली डील करता है मेंशन टॉपिक्स. यहां पर जब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल्स की जब हम बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली डील कर रहा है आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बट देन ये डायरेक्टली कुछ ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करेगा जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि टॉर्क ऑन डाइपोल क्या है, डायरेक्टली यू कैन जस्ट आंसर P क्रॉस E. देन यहाँ पर ग्राफिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हम लोग 11th में भी बहुत पढ़े हैं, विद द स्टार्ट ऑफ आवर स्कूल टाइम पे भी हम लोग पढ़े हैं. डिपेंडेंसी ग्राफ्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं CUET में, जहां की आपसे ये पूछ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं रिलेशनशिप टाइप्स के ग्राफ्स जो होते हैं, आपसे पूछ सकता है कि जैसे सब पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपकी पोटेंशियल की डिपेंडेंसी हो सकती है. देन इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर हम डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो फोर्सेज पर क्या उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ रहा है, ये आपसे डिस्कस करता है. और फिर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और इसकी भी वेटेज काफी अच्छी रही है. आप देख रहे हैं 15% इसका गॉस लॉ एप्लीकेशन, जो कि मोस्टली काफी एक बड़ा लॉ है, जिसके अगर क्वेश्चंस को हम डील करने जाएं तो आपको बहुत ही उसमें सब्जेक्टिवली उसको सॉल्व करना पड़ सकता है. बट देन अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को जो कि सिर्फ एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस हो, डायरेक्टली पूछ सकता है कि चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेंज करते हैं, चार्जेस को मूव करते हैं, तो गॉस लॉ और या फिर उससे जो एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, फ्लक्स है, उस पर क्या डिपेंडेंसी आ रही है. तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. ये बात बहुत ही ध्यान में रखनी होगी कि हमने CBSE बोर्ड एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की है वो बहुत ही सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव था, लेकिन उस सब्जेक्टिविटी को हम फिर से इंसिस्ट करना चाहेंगे. सब्जेक्टिविटी को इंटैक्ट रखना है, लेकिन जो डिलीवरी है वो प्योरली एंड 100% ऑब्जेक्टिव है. एज यू नो कि CUET में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हैं. तो ये आपको बिल्कुल ही जो चैप्टर प्लान है उससे बिल्कुल ही स्टिक होकर चलना पड़ेगा. पिछले 3 साल 4 साल से जो भी मैंने डिलीवरी की है, जो भी स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है मैंने, उसमें हमने ये देखा है कि ये जो चैप्टर प्लान से आप स्टिक करेंगे, रिस्पेक्टिव उसको जो हमने वेटेज भी डिफाइन किया है कि क्वेश्चंस के साथ क्या वेटेज आ रही है, आप उसके साथ बिल्कुल ही स्टिक करें. एंड दिस इज आवर सजेशन. अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कमिंग टू द नोट्स, so let's begin with the slot 1 of our topics, but before beginning with the slot I would just like to grab your attention over the chapter plan. में हम लोगों ने नीचे ये जो है सारे PYQ इसमें अटैच कर दिए हैं, जो कि आपके लिए अवेलेबल है. अभी ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पे जब हम लोग बात करेंगे, एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. जैसा कि आप देख सकते हैं 2025 में आपके लिए यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है. एंड देन मूविंग ऑन टू 2024, यहां पे भी हमारे 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 8 या परहैप्स 9, ठीक है, 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे. फिर 2023 में भी एग्जैक्टली आपके आई थिंक 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से. कमिंग ओवर द स्लॉट 1 जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे स्पेसिफिकली आपको प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हम while discussing the topics obviously I will entertain such questions. Now we just proceed with the fundamental concepts जो
स्लॉट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थोड़ा सा हम चार्ज का आपका लाइक कॉन्सेप्ट ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो ये बस हम वैसे ही चार्जेस को डील करेंगे, दो चार्जेस विच आर एट रेस्ट। वी डू नॉट और वी विल कंप्लीटली डू नॉट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ना ही इसमें पूछे जाते हैं और ना ही इवन हमारे एनसीईआरटी में भी इसको लाइक मेंशन किया गया है। सिर्फ स्टैटिक चार्जेस को ही हम डिस्कस करेंगे एंड दैट्स व्हाई द नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज देयर। नाउ अब आते हैं हम चार्जेस के कुछ इनिशियल प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वांटाइजेशन एक बहुत बड़ा आपके लिए कॉन्सेप्ट है जो कि जानना जरूरी है। मैं इसी पे मार्क डाउन करता रहूंगा एंड ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वांटाइजेशन चार्ज ये कहता है कि एक बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल से मैं सबसे पहले आपको ये डिस्कस करूंगा। जैसे कि अभी बहुत पहले, कुछ सालों पहले हमारे पास 50 पैसे के कॉइन्स अपने यहाँ लाइक चलते थे, ठीक है। तो जब भी हमको किसी को अगर कोई लाइक लेट से किसी को हमको 5 रुपए और 50 पैसे देने थे तो ये पॉसिबल था, हम दे सकते थे। लेकिन अब जब ये 50 पैसे या 25 पैसे के कॉइन्स हमारे लाइक कंट्री में रेगुलेशंस में नहीं है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी को 7.5 रुपीज इन लाइक फिजिकल करेंसी देना हो, तो दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू गिव, क्योंकि जो एलिमेंट्री पैसा है, एलिमेंट्री पैसा मतलब जो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है उसका, तो एलिमेंट्री जो पैसा है वो है आपका 1 रुपया। तो अगर आप किसी को भी दे देंगे तो वो इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल ही आप दे सकते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, बट देन आप इसको कहीं भी फ्रैक्शनल नहीं कर सकते हैं। आप इसको 1.5, 1.7, 1.8 नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, ये क्वांटाइजेशन का रूल भी आपसे यही कहता है कि जो भी एलिमेंट, जितनी भी बॉडीज पे आप कोई भी चार्ज जब डिस्कस करेंगे तो वो बिल्कुल ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ दिस एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, एंड दैट स्पेसिफिकली इज द चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हम यही मेंशन करते हैं, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। तो जो भी चार्ज किसी एक बॉडी पे होगा, लेट से मैं अगर आपको कहूं कि एक बॉडी है जिसपे कोई भी चार्ज है, जैसे कि हमने चार्जिंग के कुछ मेथड्स भी लाइक डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें कि मेथड ऑफ कंडक्शन भी एक लाइक एक मेथड होती है जिसमें हम बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, जिसमें एक फेमस एग्जांपल है रबिंग द सिल्क रॉड, रबिंग द सिल्क विद ग्लास रॉड, राइट। तो उस प्रोसेस में आप देखते हैं कि एक बॉडी, दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं। उस कॉन्सेप्ट में, उस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली चार्जेस का ट्रांसफर लाइक होता है, बट देन जो भी चार्जेस उसमें कोई भी बॉडी एक्वायर करेगी, लेट से इस बॉडी ए पे चार्ज आया Q, तो ये जो भी चार्ज Q एक्वायर करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, वो हमेशा ही एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस पर्टिकुलर E का। तो दैट Q विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। यही है क्वांटाइजेशन रूल। इसलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि 8 into 10 raised to the power minus 20 कूलम जो है, ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है या नहीं। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज द बेसिक, और एलिमेंट्री चार्ज ये नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि 4.8 into 10 raised to the power minus 23 कूलम पॉसिबल है या नहीं, ये जब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, अगर हम इससे डिवाइड करने जाएं, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, यहाँ पे आप इसको 3 टाइम्स, और ये जो होगी ये 10 raised to the power minus 4 आ रहा है, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं होगा लाइक क्वांटाइजेशन के अगर रूल से जाएं। लेकिन हाँ, अगर यही 4.8 into 10 raised to the power minus 15 कूलम हो, और इसको अगर हम 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमको 3 मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power 4 आ जाएगा। मतलब कि 30,000 एलिमेंट्री चार्जेस को ऐसे जब हम एक किसी बॉडी पर वो लाइक एक बॉडी में एग्रीगेट हो जाएंगे, तो दैट विल इन टोटलिटी गिव यू दिस चार्ज 4.8 into 10 raised to the power minus 15। ये बिल्कुल ही क्लियर समझना है कि क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही डिस्कस किया गया है। जब हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज को डिस्कस करेंगे, किसी भी बड़ी बॉडी के बारे में जब हम बात करेंगे, या फिर आगे के जो भी हम फिनोमेना डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये क्वांटाइजेशन के रूल को इग्नोर करते हैं बड़ी बॉडीज में। ओके,
बट हाँ, क्वेश्चंस को डील करते वक्त इसका हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस देख के ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्वांटाइजेशन रूल को रेफर करता है। जैसे कि वो पूछ ले कि कितने ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, कितने नंबर ऑफ चार्जेज हो सकते हैं जो इस पर्टिकुलर चार्ज को कैटर कर सकते हैं, वहां पर ऑब्वियसली क्वांटाइजेशन रूल प्ले में आएगा, अदरवाइज वी विल इग्नोर दिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डिफरेंट प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ओके, जिस तरह से मास, यहां पर स्पेसिफिकली इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लाइक पॉइंट करता है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि जिस तरह से एक मास जो है, अंटिल हम मास एनर्जी लाइक रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स को अगर इग्नोर करें, जो कि बहुत हाई वेलोसिटी पे ही हम लोग उसको पढ़ते या समझते हैं, उसको अभी हम पार्ट टाइम, वो हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस नहीं होगा तो उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर ये लेटर ऑन चैप्टर में आएगा हम डिस्कस करेंगे। बट जैसे कि फेमस एग्जांपल है ग्रेविटेशन के चैप्टर को आप डील कर रहे होंगे तो वहां पर आप फेमस एग्जांपल देखेंगे कि बॉल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो वो जो स्पीड्स होती हैं वो बहुत मच लेसर देन सी होती हैं, इसलिए वहां पर जो है रिलेटिविटी की प्रिंसिपल नहीं लगती है, और उस केस में जो मास ऑफ बॉल है उसको हम बिल्कुल ही कांस्टेंट मानते हैं। सिमिलरली जो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है वो भी यही कहता है कि अगर किसी बॉडी में, लेट से मैं एज्यूम करूं कि ये एक कार है और इसमें कोई एक बॉडी है जिसपे लेट से क्यू चार्ज है, और अगर ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जो q का मेजरमेंट होगा वो हमेशा ही सेम होगा, जो अमाउंट होगा q का वो बिल्कुल ही इनवेरिएंट होगा, चाहे किसी भी स्पीड से मूव करे। ठीक है, नाउ कमिंग टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये जो है टॉपिक कंजर्वेशन का हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ए प्रोसेस लाइक एनिहिलेशन, बस एक टर्म है जिसका कोई लाइक आई डोंट थिंक यहां पर कोई एक रेलेवेंस है। एनिहिलेशन बस इस प्रोसेस का नाम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलकर एक फोटोन को जनरेट करते हैं। ये कैसे डिस्कस करता है कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को, कि जो भी है एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज हमेशा ही जीरो होगा। ये बिल्कुल ही ध्यान में रखेंगे कि सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड हो। ये एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो भी सिस्टम होगा वो बिल्कुल ही आइसोलेटेड होगा। यहां मैं लिख रहा हूं, आप इसको नोट करना चाहेंगे। ओके, सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जैसे कि अगर इवेंट के पहले और इवेंट के बाद दोनों जो बॉडीज होंगी जिनको हम कंसीडरेशन में रखेंगे वो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3 बॉडीज का ए, और ये हो गई बी, और ये हो गया सी। इस पे है 4 कूलम का चार्ज है, इस पर -10 कूलम का चार्ज है, और इस पे +7 कूलम का चार्ज है। ये नहीं लिखा है मैंने तो ऑब्वियसली प्लस ही है। नाउ जब हम एक इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम ये बिल्कुल देखेंगे, सपोज हमने किसी इवेंट को देखा, एक इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें बॉडी ए इज बीइंग कनेक्टेड टू बॉडी बी थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। मान लो यहां पे एक कंडक्टिंग वायर है जिससे हम बॉडी ए और बॉडी बी को कनेक्ट करेंगे। तो इवेंट है, हमने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया है, और उसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि पहले भी इवेंट के पहले जब हम इस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हम ये अप्लाई करेंगे कि पहले भी इवेंट के पहले जब ये वायर ब्रोकन है, हमने इसको यूज नहीं किया है, कंडक्ट नहीं किया है, ठीक है, तब भी हम ए और बी को कंसीडर करेंगे। नेट चार्ज कितना आ रहा है, -6 कूलम। और इवेंट के बाद जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जिससे कि डिफरेंट बॉडीज के उनके लाइक शेप एंड डिफरेंट पैरामीटर से डिसाइड होगा कि किस बॉडीज पर कितना चार्ज जा रहा है, बट टोटलिटी में जो भी चार्ज होगा वो हमेशा ही -6 कूलम भी होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करते टाइम कि जो इवेंट हम डिस्कस करेंगे और जो सिस्टम में हम जिन चार्जेस या बॉडीज को कंसीडर करेंगे वो बिल्कुल ही इवेंट के पहले और बाद एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे कि अगर हम सिस्टम ये इवेंट होने के पहले अगर हम बॉडी ए, बी और सी को कंसीडर कर लेते तो जो नेट चार्ज है वो आता +1 कूलम, +1 कूलम आता नेट चार्ज अगर हम बॉडी ए, बी और सी तीनों को कंसीडर कर लेते। लेकिन अगर जो इवेंट है उसमें सिर्फ ए और बी इन्वॉल्व है, जिसमें हम कंडक्टिंग वायर से बॉडी ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं, उस केस में जब हम ज्वाइन कर देते तो नेट चार्ज हमारा -6 कूलम होता है, जो कि इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इट इज नॉट दैट द प्रिंसिपल इज फेलिंग, इट इज जस्ट दैट कि आपने जो एप्लीकेशन किया इस प्रिंसिपल का वो गलत है। प्रिंसिपल हमेशा ही लाइक ऐसे ही कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज ऑलवेज करेक्ट। ओके, ये हो सकता है अगर आपको किसी प्रॉब्लम में ये लग रहा है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो फिट नहीं बैठ रही है, यू ऑलवेज नीड टू जस्ट रीचेक योर प्रोसेस कि बिफोर और इवन
और आफ्टर द इवेंट आपने जिन बॉडीज को कंसिडर किया है, जिस सिस्टम को कंसिडर किया है, वो आइसोलेटेड है या नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मास चेंज। अब हम डिस्कस करेंगे कि मास चेंज कैसे इन्वॉल्व होगा इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर में। मास चेंज का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया। ओके, तो हमने कुछ मेथड ऑफ चार्जिंग भी देखा है, जिसमें एक बहुत ही फेमस मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग बॉडीज अगेंस्ट इच अदर। ये है एक सिल्कम, आप ये कोई भी एक मैट्रेस कंसिडर कर सकते हैं छोटा सा, और ये है एक ग्लास रॉड। ओके, ठीक है। अब ये होगी कि यहां पर हम इसको रब करते हैं तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और होता है ये है कि एक बॉडी कोई भी, लेट से ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस में होगा ये कि जो भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, ये जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये जो बॉडी ए है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके बॉडी बी के तरफ मूव कर गए हैं। मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने बाय मींस ऑफ रबिंग क्या हुआ कि इस बॉडी में इस बॉडी के अपार्ट हो गए, और जब हमने इसको सेपरेट कर लिया, जब हमने इसको यहां सेपरेट किया, तो अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और ये अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। इसमें भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है, कि टोटलिटी में जब भी हम सिस्टम को देखेंगे तो जितने चार्जेस, नेट चार्जेस अगर दोनों पहले जीरो था, तो अगर सपोज कि यहां पर इसमें -10 कूलम चार्ज इस बार चार्जिंग के बाद आया है, तो इस पर +10 कूलम चार्ज होगा, सो दैट कि नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा अभी भी जीरो ही होगा। नाउ कमिंग टू द मास चेंज कॉन्सेप्ट, इसमें होगा ये कि जो भी इलेक्ट्रॉन, बॉडी इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रही है, ऑब्वियसली चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स डू हैव देयर मासेज, तो जो भी बॉडी फ्लो करा रही है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ मास डेफिशिएंट होगा। और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है, जिसमें कि पहले से पहले नेट जीरो था और अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है, तो ये इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं इनटू द बॉडी, और इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के मास को अगर हम कंसीडर करेंगे, तो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये थोड़ा सा पहले से इसका वेट ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी इंक्रीजेज इन मास, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिक्रीजेज इन मास। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से हम समझेंगे। अब मान लो हमने एक सिस्टम कंसीडर किया कि पहले ही ये बॉडी, अब मैं इसको क्लीन करता हूं और मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब मान लो कि एक बॉडी है ए, जो कि पहले ही -5 कूलम चार्ज है, और एक बॉडी है बी, एक बॉडी है यहां पे बी, जो कि नेट चार्ज जीरो रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो -5 कूलम का चार्ज है, जैसा कि स्टेटमेंट लिख रहा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज इंक्रीजेज इन मास। ठीक है, ये हम इसको चेक कर रहे हैं कैसे। अगर इस पूरे प्रोसेस में हमने ये बॉडी बी ने बॉडी ए के अगेंस्ट रब किया, ठीक है, दोनों बॉडीज ने एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि अगर यहाँ पे पहले -5 कूलम था, और जब हमने इस प्रोसेस को फिर से खत्म कर दिया और बॉडीज को सेपरेट कर दिया, तो इसका -3 कूलम हो गया और इस पे -2 कूलम हो गया। तो इस सिनेरियो में इस बॉडी के पास अभी भी नेगेटिवली चार्ज है, बट ये मास डेफिशिएंट होगी और इसमें मास ज्यादा आएगा। कैसे, क्योंकि ये पहले जीरो था और इसमें -2 कूलम चार्ज अब ज्यादा हो गया है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए में से बॉडी बी में गए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो इन किया है, तो इसका मास तो बढ़ेगा ही। और यहां पर दो की पहले -5 कूलम था, अब -3 कूलम हो गया है। पहले से जो चार्ज है -5 कूलम था, अब -3 कूलम हो गया। नेगेटिवली देखेंगे तो -3 इज बिगर, लेकिन अगर चार्जेस के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे तो ये चार्ज इसमें से फ्लो होके गए हैं, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ने लीव किया है, तो ऑब्वियसली इसमें मास घटेगा। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पर कभी नहीं जाएंगे, सिचुएशन को बिल्कुल ही एनालाइज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी में हुए हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो मास डेफिशिएंट बनेगी, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें मास इंक्रीज होगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी। अब हम नेक्स्ट ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि कूलम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्या है कैसे है, इसके जो पूरे एप्लीकेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे, कैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब एक दो चार्जेस या सराउंडिंग्स में इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर फोर्सेज पर उसका क्या इंपैक्ट होता है, घटते हैं बढ़ते हैं, कब घटेगा कब बढ़ेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ एज यू नो, ये जो है थोड़ा सा नोटेशन काफी वेक्टोरियल है, ठीक है, इसको मैं ब्रेक करना चाहूंगा आपके लिए। ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको टीडियस लग सकता है, जो ये यहाँ पर इंडिकेटिव ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सिंपल है, कोई भी दो बॉडीज हैं हम उसको कंसिडर कर ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर है। ये वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टोरियल नोटेशन में जाएंगे तो यहां से हम उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। ये जो नेट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, अगर ये आर है तो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखेंगे मैं वेक्टोरियली नहीं लिख रहा हूं, स्केलर मोड में लिख रहा हूं कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा या तो मैं एफ लिख सकता हूं या फिर अगर मैं वेक्टोरियल मोड में लिख रहा हूं तो मॉड्यूलस में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये है फोर्स, ऑलवेज फोर्स आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो दैट्स वाई ये नोटेशन है, लेकिन जब हम फोर्स के बस मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसके बीच के नेट डिस्टेंस को हम देख रहे हैं। इसकी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी है 1/4πε0 और ये है लेट से ये है Q1 Q2 एंड देन डिवाइडेड बाय द नेट डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द नेट डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है फॉर्मूला, आप इसको यूज कर सकते हैं जस्ट अब कि जब आपको फोर्सेज के मैग्नीट्यूड को जब आप कंसिडर कर रहे हो। ये वेक्टोरियल नोटेशन है, इस पर एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो उस केस में मोस्ट ऑफ द केसेज में या फिर जो भी एप्लीकेशन बेस्ड इसके प्रॉब्लम्स आते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, तो वेक्टोरियली आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इफ यू फॉलो दिस मेथड तो आप स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप सिर्फ ये याद रखें कि मैग्नीट्यूड जो होता है, जिस तरह से ग्रेविटेशन में भी हमने देखा है, सिमिलरली जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोलते हैं, निगेटिव इनवर्स प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के, एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इन्वॉल्व। इस पर अगर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, हमको बस नेट डिस्टेंस देखना है क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द नेट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब आते हैं एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो कि बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कैसे वो आपके जो वेक्टोरियल नोटेशंस हैं उसको वो इजीली हैंडल करवा पाएगा। आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे हम बाद में आते हैं। अगेन यहां पे पहले मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको डिस्कस कर देना चाहूंगा कि इस केस में है ये कि हमने दो चार्जेस के बीच के जो फोर्सेज की मैग्नीट्यूड है वो तो हमने पढ़ लिया, वो ये है कि क्यू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इन्वॉल्व एंड देन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन अगर यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, लेट से यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, और अगर आपसे पूछा गया कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स कितना है, तो या तो आप उस वेक्टोरियल नोटेशन का यूज करें, ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है आप इस वेक्टोरियल नोटेशन का यूज करें। इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा कैसे ये मैं बताता हूं। सो रादर देन कि आप इस पे फोकस करो कि वेक्टोरियल नोटेशन को पढ़ो और इसमें कंफ्यूज हो, यू स्ट्रेटली कैन गो विद दैट डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मेथड कि जहां पे आप मैग्नीट्यूड देख पा रहे हो फोर्सेज का, एंड देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके आप इसमें ये देख पाओगे कि ये Q1 Q2 Q3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बीच के चार्जेस, हम ये जो चार चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसमें हमको Q1 के ऊपर को चार्ज हमको फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर Q1 के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हमको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, किसी भी पूरे सिस्टम को हम एक बार में कंसीडर ना करते हुए सेपरेट एंटिटी की तरह एक सेपरेट पेयर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम Q1 और Q2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो Q2 का फोर्स Q1 पे कितना है, लेट्स से दैट इज F1। Q3 का Q1 पे फोर्स कितना है, लेट्स से दैट इज F3। और Q4 का Q1 पे फोर्स कितना है, सो लेट्स से दैट इज F4। तो अब जो Q1 जो नेट फोर्स जैसा हमने पढ़ा है कि नेट फोर्स किसी बॉडी पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अ वेक्टोरियल सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन दैट बॉडी। यहां पर हमको मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन ऑब्वियसली हमको ये दिख सकता है। जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली दिए जाते हैं CUT के एग्जाम में वो इस तरह से दिए जाते हैं कि वो जो या तो वो सिमेट्रिकल हो या फिर जो एंगल वो इजीली ब्रेकेबल हो इन सिंपल फॉर्मेट्स। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। You simply can go by this calculation of the magnitude of the force method, and then simply you can by symmetry you can see कि ये जो फोर्सेज आएंगे या तो कैंसिल करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उसका बच जाएगा। ठीक है,
ये समझ में अगर आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब हम इसको मूव करेंगे कि कैसे हम ये एक एग्जांपल यहाँ पर थोड़े से कुछ लाइक पहले से ही डिस्कस किए हुए हैं कुछ डिस्टिंक्ट केसेस, जहां पे आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को। अगर इक्वल चार्जेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको इसको याद रख लेना है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस होगा तो जो नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड है वो जीरो ही होगा। जब इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड हो वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के सिनेरियो में जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स आएगी सेंट्रोइड पे वो बिल्कुल ही जीरो होगी, बट इन द केस की जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द स्क्वायर, अगर 4 इक्वल चार्जेस आर एट कॉर्नर्स, हमेशा ये ध्यान रखें कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। और नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड बट द चार्जेस शुड बी लाइक ऑल्सो, सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे, तो सेंटर पे जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। स्ट्रेटली आप इसको याद रख सकते हैं। और ये बिल्कुल ही जैसे हमने डील किया चैप्टर प्लान में कि डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डायरेक्ट आप इसमें बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में क्या फोर्स होगी नहीं होगी। स्क्वायर के कॉर्नर पे अगर हम डील करें 3 इक्वल चार्जेस क्यू एट द 3 कॉर्नर्स, जैसा अभी हमने बताया, इसको मैं अभी कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये जो फोर्स है ये इतना आपके लिए बन रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स। लेट से मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया आपका एक स्क्वायर जिसके ये चार्जेस हैं क्यू, 3 इक्वल चार्ज है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है कि फोर्स ऑन द फोर्थ कॉर्नर चार्ज क्यू, यहां पर इस पर्टिकुलर क्यू, ये तीनों क्यू इक्वल है और ये एक डिफरेंट क्यू है, इस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स है। जैसा मैंने कहा कि आपको इस विक्टोरियल नोटेशन में नहीं फंस के आपको डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके यहाँ पे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और चूंकि ये सिमेट्री आपको बिल्कुल अलाउ कर रही है, स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा इस क्यू और इस क्यू के बीच में, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कंप्लीटली इस डायरेक्शन में होगी। इस क्यू और इस पर्टिकुलर क्यू के बीच के जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू दिस चार्ज वो ऑब्वियसली इन दोनों के सेंटर पे होगा जो कि 45 डिग्रीज पर आएगा। तो आप इसी चीज को मैं हाईलाइट कर रहा था, एम्फेसाइज भी कर रहा था आपके लिए कि जो वेक्टर नोटेशन है उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और बहुत ही एक लेंदी लाइक वे है सॉल्व करने का। सो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो चूंकि ये क्यू है, इसमें भी बिल्कुल ध्यान देना है कि हमको अपने टाइम को भी ऑप्टिमाइज करना है, सिर्फ लेंदी कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है कि जो भी क्वेश्चन आ गया हम उसको बैठ के लाइक पूरी डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। अप्लाई योर मेथड कि जैसे जैसे ही आपने कैलकुलेट किया कि इस क्यू और इस क्यू के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू प्रोडक्ट ऑफ क्यू क्यू एंड देन ये इसका जो ओके ये जो साइड्स है स्क्वायर का उसको हम ए ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है और इसके इस क्यू और इस क्यू के बीच में क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और यहाँ पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बिल्कुल सेम है, तो ठीक है जो फोर्स होगा वो सिर्फ डायरेक्शन ये होगी बट मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली यही होगा। इस क्यू और इस क्यू को जब हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ए। इस केस में ये जो फोर्स आएगा इस पे ये आएगा सिर्फ √2 टाइम्स ऑफ, अगर हमने इसको एफ मान लिया, ठीक है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्रोडक्ट ऑफ क्यू क्यू एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अगर हमने इसको एफ माना तो ये फोर्स जो है ये एफ है, ये फोर्स जो है ये एफ है। और चूंकि ये डिस्टेंस √2a है तो एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चूंकि जो फोर्सेज है वो हमेशा ही इनवर्स प्रोपोर्शन में है डिस्टेंस के, डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम ये देख सकते हैं डायरेक्टली ही कि जैसे ही डिस्टेंस √2a हो गया है ना तो जो फोर्स होगी वो हाफ हो जाएगी। स्क्वायर जब हम √2 का करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, है ना, √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और चूंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसलिए जो फोर्सेज इन्वॉल्व होगा ये जो फोर्स होगा ये F/2 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड देन जो डिस्टेंस है वो √2a का स्क्वायर होगा, √2a स्क्वायर स्पेसिफिकली कम्स टू 2a स्क्वायर। तो अगर हमने इसको f कंसीडर किया है तो ये जो फोर्स है अगर हमने इसको f डैश मान लिया तो f डैश की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ q एंड q डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल ध्यान में रहे, √2a का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर वही आ जाएगा
1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई 2a²। 2 को हम बाहर ले लेंगे, कैरी फॉरवर्ड, इधर हम करते हैं 1/2, और ये जो आपका पूरा बच गया ये क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई a², दैट स्पेसिफिकली इज व्हाट वी हैव अज्यूम्ड की F। तो ये जो फोर्स आ गया आपका F डैश, वो आ गया F/2। और ये इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस रूल को हमेशा ध्यान रखें कि ये इनवर्स स्क्वायर रूल है। जब भी डिस्टेंस चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस को जैसे ही हमने √2a किया, आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ये F/2 है। और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है आप देख सकते हैं कि जब भी F और F होते हैं तो ये जो है, जब भी एक दो फोर्सेज, यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि ये एक फोर्स F है, ये एक फोर्स F है, किसी भी दो वेक्टर्स के लिए जब वो 90 डिग्री पे होते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल ही 45 डिग्री पर आता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो √2f होता है। ठीक है, तो यहां पर ये इन दोनों फोर्सेज F और F का मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन में आएगा, और वो होगा √2 टाइम्स F। तो ये टोटल जो फोर्स इस पर्टिकुलर क्यू पे इन तीनों चार्जेस की वजह से जो लगेगा वो होगा F/2 प्लस √2f। इसको मैं क्लीन कर देता हूं और वापस मैं लिख देता हूं कि ये जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F/2 प्लस √2f। यहां से हमने F कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस √2, और जो F की वैल्यू थी वो हमारी थी 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ Q एंड Q डिवाइडेड बाई a²। यहाँ F की वैल्यू ये थी। ठीक है, इसको हमने ये लिख दिया, इसको ये 4πε0 को डिनोमिनेशन में हम k भी लिखते हैं, तो दैट इज Q डिवाइडेड बाई a²। F हो गया कॉमन, और यहाँ पे √2 प्लस 1/√2। दिस इज द नेट फोर्स ओवर दिस पार्टिकल। हम ये फिर से स्क्वायर आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये है Q, ये है Q, ये है Q, और ये है आपका Q जिस पे आपको फोर्स निकालना है। फोर्स की मैग्नीट्यूड आप देखोगे, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने दिखा दिया। हाँ, ये ध्यान रहे कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन है, जैसे कि डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इससे बिल्कुल ही 45 डिग्री पे होगी। ठीक है, ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि ये कह रहा है कि जब भी हम एक नंबर ऑफ चार्जेस को इन्वॉल्व करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस जब भी आएंगे, उस केस में हम बिल्कुल ही उसको सिस्टमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर पेयर को कंसिडर करेंगे, उसका पर्टिकुलर फोर्स निकालेंगे, पर्टिकुलर एक एक पेयर को कंसिडर करते जाना है, फोर्स निकालना है, एंड देन उसको वेक्टोरियली, जैसे हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं कि नेट फोर्स क्या है, तो बाकी सारा कैलकुलेशन बस आपका बच जाता है कि आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं। एंड देन इफेक्ट ऑफ मीडियम पे आते हैं। बस ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मीडियम का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पे ये आ जाता है कि मीडियम पे, कि जब भी दो चार्जेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो, लेट से ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। हमें पता है कूलम्स लॉ से कि ये जो इस पर फोर्स आएगा, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी K Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, नाउ मीडियम का इंपैक्ट क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। जब भी कोई मीडियम इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो ये जो फोर्स है, जो F है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं है, ये बिल्कुल ही ध्यान में रहे। अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ रहा है कि इफ वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम लेट से ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से K और A अल्फा एनीथिंग, तो विल द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस गेट रिड्यूस्ड? इसका आंसर बिल्कुल होगा नो। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी कम हो ही नहीं सकता, इट इज इंडिपेंडेंट। हाँ, दोनों फोर्सेज को हम ध्यान में रखेंगे कि एक मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि इन दोनों चार्जेस को इन्वॉल्व करके जो फोर्स कैलकुलेट हो रही है वो कभी ही कम नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीडियम क्या मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मीडियम्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मीडियम मूव कर रहे हैं, स्टैटिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है एज इट इज रहेगी। हाँ, बट नेट फोर्स on this any particular charge will definitely change.
बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, ध्यान से इसको लाइक नोट करके चलेंगे और इसको कौन लाइक बिल्कुल ही अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को टैकल करते टाइम कि जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स किसी भी दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में बिल्कुल ही चेंज नहीं करता है इन एनी केस। इन एनी केस ये जो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है बिटवीन टू चार्जेस, इन एनी केस इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज at all. Then what is changed with the introduction of dielectrics? जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड या उसका डायरेक्शन इन समटाइम्स चेंज कर सकता है। तो सिर्फ हम ये बोलेंगे कि जब भी एक मीडियम इंट्रोड्यूस होगा चार्जेस के बीच में तो वो सिर्फ नेट फोर्स को चेंज करता है या कर सकता है, बट दिस कूलम्बिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस नेवर गेट्स चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है लाइक आपके अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम में, कि नेट फोर्स जो है वो चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी ई, तो जो एफ मीडियम है वो ये होता है, जो नेट फोर्सेज लग रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स ऑन एनीबॉडी और ड्यू टू द लाइक अदर एंटिटी इन्वॉल्व वो ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज स्टिल दिस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज स्टिल दिस। ये भी हो सकता है कि जब हम इसमें मीडियम कुछ इंट्रोड्यूस कर दें एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से K1 का, तो फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 विल चेंज, नेट फोर्स विल चेंज, बट ये जो फोर्स है वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नेवर चेंजेस, इट इज द नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज दैट गेट्स चेंज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द मीडियम। ओके, मीडियम को जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी और वो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज में गेट चेंज, बट जो कूलम्बिक फोर्स है बिटवीन दोज टू इंटरेक्टिंग चार्जेस वो कभी चेंज नहीं होगा, वेरी क्लियरली। ठीक है, अब मैं इसके थोड़े से कैलकुलेशन को डील कर देता हूं। यहाँ पे जब हम मीडियम इन्वॉल्व करते हैं, जो हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड देन Q1 लेट से Q2 अपॉन R स्क्वायर है। जब मीडियम आ जाएगी तो हम यहाँ पर इसको, ये इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी E है तो हम इसको EM लिख रहे हैं, या फिर हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है तो हम बस इसको E लिख रहे हैं। तो ये है नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन बिटवीन द टू चार्जेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि जो पहले वाला फोर्स है वो स्टिल इंटैक्ट एज इट इज वैसे ही रहेगा, जो नेट फोर्स है वो चेंज होगा। क्योंकि हमको पता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होती है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई मीडियम इंट्रोड्यूस होता है तो वो नेट फोर्स को रिड्यूस ही करता है, वो कभी बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, एटलीस्ट अपने स्कोप ऑफ सिलेबस में तो यही है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व होगा किसी भी दो चार्जेस के बीच में या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस के बीच में, तो वो जो नेट फोर्स होगा उसको रिड्यूस ही करेगा। हमारे सिलेबस और हमारे स्कोप में इतना ही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम ER भी कहते हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ER है, और E मीडियम अपॉन E0 लिख सकते हैं, और जो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ER जो आता है वो K जो है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका आएगा F ऑफ, लाइक इसको हम एयर कह सकते हैं या फिर नेचुरल मीडियम, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय द मीडियम। ठीक है, ये जो आएगा ये बिल्कुल ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि E जो रिलेटिविटी आई है वो E मीडियम अपॉन E0 है, और जो K होगा वो F नॉट कह सकते हैं या फिर हम उसको एयर कह सकते हैं, जिसकी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलते, तो जो K होगी उसकी वैल्यू ये होगी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी में ये मीडियम न्यूमरेटर में है, E0 डिनोमिनेटर में है, जबकि जो K है उसमें हमेशा ही ये जो एयर है वो ऊपर है, और जो फोर्स ड्यू टू द आफ्टर द मीडियम इंट्रोड्यूस्ड वो नीचे रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही क्लियर हो गया है। कुछ हम लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डील कर लिया है। अब आते हैं लाइक स्लॉट के एंड पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेज। अभी तक जो भी हम चार्जेस को, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस डील कर रहे थे, वो डिस्क्रीट चार्जेस थी, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर स्पेस में लोकलाइज्ड है, जिसको हम मार्क कर सकते हैं कि जैसे कि लेट से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है और ये चार्ज लेट से Q1 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये लेट से ये 10 यूनिट यहाँ पे है और 20 यूनिट वाई पे है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट हो गई ये 10 एंड 20 आ गई। ये एक डिस्क्रीट चार्ज को डिनोट करने का तरीका हो सकता है। बट अब जो हम जिन बॉडीज को डील करेंगे वो एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि अब अगर इस पोजीशन को छोड़ के मैं यहाँ पे इसी एक्स वाई प्लेन में मैं एक सॉलिड बार को कंसिडर कर लूं, ये एक सॉलिड बार है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस ये तो 10 और 25 है, ये 10 और 25 है, एंड देन जो इसकी एंड है वो है 50 और 25। ठीक है, बिल्कुल ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखी हुई है रॉड। ठीक है, अब मैं जब इसको इसकी कैलकुलेशंस पे हम लोग बाद में आएंगे लेटर ऑन। हो सकता है कि हम लोग लाइक पोटेंशियल्स वगैरह में डिस्कस करें एज इन जैसा स्कोप का डिमांड होगा। ठीक है, बट देन अभी बस हम इसको ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वो जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं, दैट इज द ओनली स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम मास डिस्ट्रीब्यूशन को या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैटर करने के लिए जब हम आएंगे, तो लेट से कि अब इस पूरे बॉडी पे चार्ज है Q, इस पूरे बार पे टोटल चार्ज Q है। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चार्ज होगा, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई यही बार नहीं हो कि ये एक पर्टिकुलर लेट से स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का कोई एक शीट हो, तो उस केस में हमारी ये होती है सरफेस डेंसिटी। और ये भी हो सकता है कि अगर हम एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी ला दें, जो स्पेस जिसको कहते हैं ये जेड एक्सिस आ गया, तो उस केस में हो सकता है कि ये हमारी एक क्यूबॉइड हो सकती है जिसका हमको वॉल्यूमेट्रिक जो है डेंसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, हमको बस कुछ नहीं करना है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई जो लेंथ है, लेंथ कितनी है यहाँ पर, टोटल चार्ज Q है और लेंथ हमारी ये थी एक्स एक्सिस की, इनिशियल पॉइंट 10 है और फाइनल पॉइंट 50 है, तो जो नेट लेंथ ऑफ द रॉड है वो है 40 लेट से सेंटीमीटर अगर हमने लिया है। ठीक है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, यूनिट्स पे भी ध्यान रखेंगे, चार्ज हमेशा ही कूलम में होगा, लेट से Q कूलम है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एंड देन जो हम इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड, लेट से वो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर आ सकता है लेंथ के यूनिट में। लेट से हमने यहाँ पर 40 सेंटीमीटर कंसिडर किया है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हमेशा ही कूलम पर सेंटीमीटर होगी या पर मीटर कह सकते हैं, किसी भी लेंथ की यूनिट होगी, तो दैट इज चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। सिमिलरली जो एक रिंग है वो भी हम ये देख सकते हैं कि जो रिंग है इस केस में ये भी एक लेंथ ही है। यहां से अगर आप कंसीडर करो तो ये टोटल लेंथ जो है सरकमफेरेंस की इस रिंग की वो होगी, अगर इसकी रेडियस r है तो वो होगी 2 पाई r। इस केस में अगर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है तो कुछ नहीं है, ये जिस तरह से हमने रॉड के केस में स्ट्रेट है, हमको जो कंसर्निंग पैरामीटर है वो है कि रॉड की लेंथ कितनी है और उस पर टोटल चार्ज कितना है। अब मैंने अगर कह दिया कि इस पूरे रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो है लेट से Q2, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिवाइडेड बाय द लेंथ, और लेंथ जो होती है इसकी सरकमफेरेंस वो है 2 पाई r। इस केस में भी जो चार्ज है वो कूलम यहाँ पर आएगा, और अगर मैंने इसको लाइक सेंटीमीटर में रेडियस को कंसीडर किया तो यहाँ पर भी ये कूलम पर सेंटीमीटर के यूनिट्स में ही आएगा। यूनिट पे ध्यान दे सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की लाइक यूनिट क्या हो सकती है। डायरेक्टली यू नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग, जस्ट सिंपली लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन आंसर कि ठीक है, वो हमेशा ही चार्ज अपॉन लेंथ के यूनिट्स में होगी। उसी तरह से जब हम सरफेस को डिस्कस करेंगे तो वहां भी चार्ज जो होगा वो डिवाइडेड बाय एरिया होगा, और जब हम वॉल्यूमेट्रिक लाइक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी चार्ज डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसी तरह से अब यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर एक एग्जांपल ले लें, ये जो है एक स्क्वायर है, इसको मैं
ये अगर एक स्क्वायर है यहाँ पे, जिसकी एरिया लेट से इसके डायमेंशंस है 5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज लेट से है 100, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो आएगी 100 कूलम डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 25 4 टाइम्स में ये इसको कट करेगा, तो 4 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स पे हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिस्कस करेंगे वो हमेशा ही चार्ज अपॉन एरिया के यूनिट्स में होगा। कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर हो सकता है, एनी जो भी एरिया की हम डायमेंशन वो यूनिट डिस्कस करें। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक, अगर हम लेट से अगर हमने इसको एक्सटेंड किया कि ये एक क्यूब है और ये क्यूब है जिसकी सारी साइड्स ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर हमने अगर कंसीडर की हैं, तो उस केस में जब हम वॉल्यूम डिस्कस करेंगे और इस पर लेट से हमने चार्ज दे दिया कि 1000 कूलम है इस पर चार्ज, तो 1000 कूलम डिवाइडेड अपॉन हम इसकी 125 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगी इसकी वॉल्यूम, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं 40 divided by 5 and then that is 8 कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ही ध्यान रखेंगे यूनिट्स का। लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम, एज द नेम सजेस्ट, लीनियर है तो वो सिर्फ लेंथ को कवर कर रहा है, सरफेस है मतलब वो एरिया को कवर करेगा, एंड देन वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियसली ही वॉल्यूम को डील करेगा। सो दैट्स हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस स्लॉट, एंड देन हम इसको लाइक कुछ PYQ भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी सी कौन से पर्टिकुलर नंबर्स हैं। अब हम चैप्टर प्लान के ही एंड पे यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ PYQ जो डायरेक्टली अभी पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं इस पर, इफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, बट टू आर स्कोप अभी हम सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। ठीक है, यही तो है अपना क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, जो ये कहता है कि जितने भी चार्जेज होंगे, ध्यान रहे, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में होंगे। दस इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स x इलेक्ट्रॉन्स एंड y प्रोटॉन्स, ठीक है, तो नेट चार्ज कितना होगा। जैसा मैंने कहा कि अब ये पूछ रहा है कि ये लेट से ये अगर एक बॉडी है और इसमें x इलेक्ट्रॉन्स है और y प्रोटॉन्स है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जो इसकी चार्ज होगी अगर x इलेक्ट्रॉन्स है, क्वांटाइजेशन रूल ये कहता है कि जब भी जो नेट बॉडी पे जो चार्ज आएगी वो हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगी। तो अगर x इलेक्ट्रॉन्स है तो x मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और जो y है वो हमेशा ही पॉजिटिवली चार्ज है। जो y अगर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इस केस में ये हो गया y। और प्रोटॉन्स पे भी जो चार्ज होता है दैट इज इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज ओवर अ प्रोटॉन। जो चार्ज है प्रोटॉन पे वो इन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज बस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो वो है नेगेटिवली चार्ज है, और जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये गलत हो गई, हाँ ठीक है, जो प्रोटॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर हमको XE माइनस चार्ज हो गया और YE पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, x प्लस YE बिल्कुल ही गलत हो गया, x माइनस, ये भी गलत हो गया, y माइनस XE, y माइनस XE इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा डी। डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं करना था आपको, क्वांटाइजेशन रूल अगर पता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में होंगे आपके चार्जेस, और बस मल्टीप्लाइड विद द नंबर। तो नंबर हमको पता है, दिया हुआ है, x इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज हो गया माइनस XE, y प्रोटॉन्स है, चार्ज हो गया प्लस YE। आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए थी, क्वांटाइजेशन रूल, नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है एलिमेंट्री बेसिक चार्ज को, एंड देन ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2025 में ही पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। Two point charge is placed at a distance d apart in
वैक्यूम एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ ऑन इच अदर। जैसा हमने कहा भी, आपको डिस्कस भी किया कि बहुत जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में वो बहुत ज्यादा वेक्टोरियली नोटेशन पे डिस्कस नहीं किए जाते हैं और ना ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाली जो बात मैंने बताई कि हमेशा ही हमको मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है। क्वेश्चंस हमेशा ही ऐसे ही पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे जिस पर कि वो डेफिनेटली सिमेट्री से ये पॉसिबल होगा कि आप डायरेक्टली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकाल पाए। सिंस यू हैव कैलकुलेटेड द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको सिमेट्री से पता है, तो उसलिए बहुत लेंदी जो प्रोसेस है हम वेक्टर से सॉल्व करते हैं वो अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू जस्ट विल बी लूजिंग योर टाइम। वन ऑफ द टू चार्जेस इज डबल्ड, किसी भी एक चार्ज को हमने डबल किया। टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड बी चेंज टू। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, एंड देन आई विल डिस्कस कि जैसा हमने डिस्कस किया चैप्टर प्लान में नोट्स में भी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ जो क्विक रिकैप में भी हम लोग उसको ऐड करके रखे हैं। यू कैन विजिट दैट सेक्शन। क्विक रिकैप में ये है कि मैं आपको हिंट भी देता हूं, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, एंड देन फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से क्या रिलेशन है, Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं हिंट से जाता हूं, आसान से सॉल्व करेंगे। फॉर यहां पर दे रहा है पहले उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। फॉर एग्जीक्यूट exert a force of magnitude F on each other, ये है लेट्स से Q1 है, ये Q2 है। इन दोनों के बीच हमको पता है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड F है, डिस्टेंस d है। वन ऑफ द टू चार्जेस इज डबल, हमने किसी भी एक चार्ज को दुगना कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया और लेट्स से जो Q2 है वो हो गया 2Q2, ठीक है। टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस शुड बी चेंज टू। अब आपको पता है कि जैसे ही चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो फोर्स की भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमको जो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज, पहले एफ था और अभी एफ डैश हो गया है, तो एफ और एफ डैश बिल्कुल ही बराबर होने चाहिए, ठीक है। पहले एफ था, अभी जब भी हम चार्ज के कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करेंगे, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे या फिर उनके बीच के डिस्टेंसेज को चेंज करेंगे तो फोर्स ऑब्वियसली ही चेंज करेगी। बट द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स यू कि वो सिनेरियो ये बता रहा है कि जब भी कोई चेंजेस, ये चार्जेस को Q2 से 2Q2 कर दिया, लेकिन इस केस में भी फोर्स को है चेंज नहीं करना है। तो चूंकि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा है तो ऑब्वियसली हमको पता है कि अब उसको कंपेंसेट करने के लिए हमको जो डिस्टेंसेज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो चार्जेस है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है वो दुगना हो गया है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दुगना हो गया है तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को सेम रखने के लिए हमको यहां पर अगर इस डिस्टेंस को ऐसा क्या करेंगे कि ये मल्टीप्लायर में 1/2 हमको यहां पर मिल जाए, और वो तभी मिलेगा जब हम इस डिस्टेंस को अगर √2r कर देते हैं और इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमेशा ही हमको 2 बाहर आ जाएगा और 2r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर डिस्टेंस को हम सिर्फ पहले d था उसको अगर हम √2d कर देंगे, ठीक है, तो चूंकि चार्जेस दुगनी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दुगना हुआ है, तो डिस्टेंस को सिर्फ √2 से इंक्रीज कर देंगे। दैट ड्यू टू द इनवर्स स्क्वायर रूल, जो ये फैक्टर है √2 का वो 2 से मल्टीप्लाई होगा इन टोटलिटी एंड दैट विल नलिफाई दिस 2 इन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 आपके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के कारण इंक्रीज हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर इस फोर्स को कंपेंसेट करना है तो हमको डिनोमिनेटर में भी 2 आना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आप r को इंक्रीज करें और इसको √2 से जब इंक्रीज करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 आएगा, 2 विल नलिफाई दिस 2, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं बहुत लेंदी होगा, आपको सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए थी कि फोर्स की डिपेंडेंसी जो डिस्टेंस है वो इनवर्स स्क्वायर पे है और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये 2 फैक्ट चूंकि इजीली एक्सप्लेन्ड है, लाइक फॉर्मूला को देखते ही जो भी कूलम फोर्स लिखा जाता है F = K Q1 Q2/r², उसी को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन करके सेपरेटली लिखा है कि F का जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के साथ 1/r² है और जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ है वो प्रोडक्ट में यहाँ पर इन्वॉल्व है। पहला दूसरा इसी को मिला के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड करके ये फॉर्मूला बन जाता है, नथिंग, बस ये ब्रेक डाउन है इसका। ये 2 चीज अगर आपको पता है तो ये पूरी
जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये वेरिएशन देख के हम डायरेक्टली इसको पॉइंट कर सकते थे कि हम जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज है शुड बी चेंज टू √2d, और जो आंसर है वो सी हो जाएगा। दैट लाइक ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस स्लॉट एंड डिस्कशन। आप चैप्टर प्लान नोट्स जो भी हैं उसको जैसे ही समझाए गए हैं आप उसको वैसे ही उसी फॉर्मेट में देखें, और बिल्कुल ही चैप्टर प्लान और उसके जो वेटेज डिफाइन किए गए हैं उसके साथ स्टिक करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत सब्जेक्टिवली हम इसको लाइक एनालाइज तो करेंगे, लेकिन चूंकि हमेशा ही ध्यान रहे डिलीवरी बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा जो इंटेंट हो, जो प्रिपरेशन भी हो, वो इसी हिसाब से हो कि हम लोग बहुत ही लाइक स्टिपुलेटेड टाइम में हम एक्यूरेसी को लाने के लिए, जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि अगर हम इसको लाइक पूरी प्रोसेस से सॉल्व करते ये आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ स्पेसिफिक हम टू द पॉइंट अगर इसको सॉल्व करें, जैसे हमने मेथड बताया वेरिएशन का, मैग्नीट्यूड्स का, उससे अगर हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही क्विकली सॉल्व करती है। तो प्लीज ये सजेशन है कि आप जैसे डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ चैप्टर प्लान, उसके वेटेज, जो जिस पर्टिकुलर फ्लो में आपको चीजें बताई जा रही हैं आप उसी फ्लो में डिस्कस करें, पढ़ें। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।